फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा के तहत डीएलएड के सिलेबस की तैयारी मैं लगातार आपको करवाते आ रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर जीएस के सिलेबस को देखें तो इसमें मैंने हिस्ट्री से आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड किया हूँ। यानी हिस्ट्री में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इसमें मैंने आपको 1857 से लेकर के 1908 तक की घटी घटनाओं के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत घटी घटनाएं हैं, उन सब के बारे में आपको बताया है। दोस्तों, यह वीडियो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये 4th क्लास है आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और इसमें मैं आपको 1908 के बाद की जो घटी घटनाएं हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद शायद 1-2 क्लासेस में ये पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, लेकिन उसके साथ पूरा डिटेल है, और उस डिटेल को भी इंक्लूड किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अगर टोटल को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो 100 से ऊपर जा सकता है। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके एग्जामिनेशन के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैंने शामिल किया है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्लास नंबर 4 है, और इसके तहत जो पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बताया कि 1908 तक मैंने बताया, उसके अब आगे की बातें मैं बताऊंगा। पर देखिए, उन 3 क्लासेस में मुस्लिम लीग का जिक्र मैंने नहीं किया था, इसलिए इसमें जिक्र करना लाजमी है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1906 ईस्वी में। अब इसके बारे में डिटेल भी जान ले, ताकि और दूसरे तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएँ मुस्लिम लीग से, तो आप उसको कंप्लीट कर लें। देखिए, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर ए है कि मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां, ये दोनों नवाब थे, और इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब की? अभी मैंने बताया 1906, डेट भी आपको याद रखना है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुआ? ढाका में। ढाका में इसका, आज जो ढाका है वो आधुनिक बांग्लादेश में है, पहले ये बंगाल में था। तो यहाँ इसकी स्थापना हुई। लीग का संविधान दोस्तों 1907 में कराची में बना। संविधान 1907 में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1908 में कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाया गया, इसके जो संस्थापक थे उसमें से एक आगा खां को। देखिए दोस्तों, स्थापना के समय जो नवाब बकारुल मुल्क थे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, जो अधिवेशन हुआ था पहला, उसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था और उस स्थापना की जो अध्यक्षता जिन्होंने किया था वो थे नवाब बकारुल मुल्क। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें, समझ लें, और नोट करना है तो नोट भी कर लें। मुस्लिम लीग के बाद जो मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उससे अलग आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन आता है, और मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दोस्तों, इन्हीं के समय में ये जो गवर्नर जनरल थे भारत के, और ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी के बारे में भी डिटेल देखेंगे, पहले जान ले इसका आंसर क्या है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है उसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 1913 को। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, पहले जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो था 1913 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके सैन फ्रांसिस्को, जो उसका एक स्टेट है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। कब हुई? 1913 में, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकजा, और महामंत्री थे लाला हरदयाल।
आपको याद रखना होगा क्वेश्चन, ये जो भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी दिया हूँ ना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि ये सेट 25 क्वेश्चंस का है, लेकिन अगर इसमें पूरा डिटेल को भी मिला दिया जाए तो ये 125 से कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए कि पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना और महामंत्री लाला हरदयाल थे। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ऐसे भी आता है, और उसमें आपको लाला हरदयाल ही ज़्यादातर ऑप्शन रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर सीधे सीधे लाला हरदयाल लगा देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमागाटा मारू की घटना। एक जहाज़ था दोस्तों, इसकी घटना कब घटी, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब है वो है 1914, ऑप्शन नंबर सी। ये कोमागाटा मारू की घटना हुई थी और 1914 में ही दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। अब क्या हुआ था कोमागाटू मारू के बारे में जान लेते हैं। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। 29 सितंबर 1914 में ऐतिहासिक कोमागाटा मारू घटना हुई थी। कब हुई थी, डेट यहाँ पर क्लियर है, 29 सितंबर 1914 को, जिसमें ने भारत की स्वाधीनता के चर्चित जो गदर था दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। जो गदर था अप्रैल 1914 में बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में, यहाँ गुरुदत्त सिंह होगा, ये आप नोट कर लें, ये गुरुदत्त सिंह है, के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्रियों के साथ जापानी समुद्री जहाज कोमागाटा मारू हांगकांग के लिए रवाना हुआ था। इसमें 340 सिख थे, 24 मुसलमान और 12 हिंदू सवार थे, और बाकी जो थे ना वो ब्रिटिश थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा तो उसे 2 महीने तक वहीं खड़ा रहना पड़ा। कारण क्या था, क्योंकि कनाडा की जो सरकार थी दोस्तों ने अलग अलग कानूनों का हवाला देकर दोस्तों भारतीयों को वहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। अधिकारियों ने जहाज़ पर खाना और पानी पहुँचाने पर भी रोक लगा दी थी। अब सोच लीजिए इस तरह की स्थिति हो गई थी। 2 महीने तक 376 लोगों को बिना खाना पीना और पानी के जहाज़ पर रहना पड़ा था। मजबूरी में दोस्तों वापस लौटा कोमागाटा मारू सितंबर में कोलकाता के बजबज पर। कहाँ पहुँचा, कोलकाता के बजबज जो बंदरगाह है वहाँ पहुँचा, और 29 सितंबर 1914 को पुलिस के साथ हिंसक झड़प में दोस्तों 19 यात्रियों की गोली मार लगने से मौत हो गई थी। कोमागाटा मारू घटना में ने गदर आंदोलन के उदय में उत्प्रेरक का काम किया था, बहुत ही ज़बरदस्त। इसलिए इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। नंबर 4 है दोस्तों कि गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था। अब ये देखिए भारत आगमन क्यों हुआ, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कब गए थे, किस लिए गए थे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसका आंसर हम लोग जान लें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इसके बारे में आप डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, गांधी जी का भारत का आगमन जो हुआ 9 जनवरी 1915, ये देखिए गलत यहाँ पर टाइप है, 1915 आप कर लेंगे, को भारत आगमन हुआ। अब देखिए जो 9 जनवरी है ये इसका महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में भी, क्योंकि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको नोट कर लेना है। किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, सन 1894 को क्यों गए थे महात्मा गांधी, कब गए थे ये भी जानना जरूरी है। तो सन 1894 में गांधी जी गुजरात के व्यापारी जो थे दादा अब्दुल्ला, क्वेश्चन आता है कि किसके केस लड़ने के लिए गए थे, आपको याद रखना है दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे।
लेकिन वहाँ क्या हुआ था, वहाँ जो रंगभेद नीति था, तो गोरों के द्वारा जो कालों एवं भारतीयों का शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से किस राजनेता ने चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने लिया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने लिया था, जेबी कृपलानी ने भी लिया था, तो BR अम्बेडकर ने नहीं लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 चंपारण सत्याग्रह पर बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिहार से रिलेटेड है इसलिए महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? देखिए ये जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मोतिहारी का कार्यालय, मोतिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह में, क्योंकि यही वह जगह था जहाँ पर गांधी जी पर केस चला था। तो यहाँ का जो कार्यालय था इसका कार्यभार किसको सौंपा महात्मा गांधी ने? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा न राजेंद्र प्रसाद होगा, न राजकुमार शुक्ल होगा, न ब्रजकिशोर प्रसाद होगा। इसका सही जवाब जो है दोस्तों जनकधारी प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई मैंने नहीं दिया है, आप समझ लें ई जो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों देखिए ये BPSC का ट्रेंड बन चुका है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ही रखता हूँ। तो देखिए जनकधारी प्रसाद जो थे इनको ही जो महात्मा गांधी थे उन्होंने मोतिहारी का कार्यालय सौंप करके वापस लौट गए थे चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बहुत सी जानकारी यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और उसे आप नोट भी कर लेंगे। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। भाग लेने वाले जो अन्य नेता थे, अब देखिए यहाँ पर जो बात मैंने बताई कि जो चंपारण सत्याग्रह में जो नेता भाग लिए इसमें से तो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। अब अन्य जो नेता थे उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं तो वो थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया है कि ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, ये दो अन्य नेता जो थे जिसका वहाँ पर जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको आपके लिए नोट कर दिया। अगर आपको आ जाएगा और इनका नाम दे देगा तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गलती कर बैठेंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। गांधी जी की चंपारण आने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे ना दोस्तों, वो चंपारण के साहूकार थे। और इनका भी ज़मीन जो था ना, असल बात चंपारण में हुआ क्या था, देखिए वहाँ का जो था ना 3 कठिया व्यवस्था था, यानी कि बीघा में 3 कट्ठा जो ज़मीन था वो नील की खेती के लिए अंग्रेज़ द्वारा ले लिया जाता था और उसके जो नील उपजता था, खेत तो बंजर होता ही था और उसकी जो आमदनी होती थी इन्हें मिलती भी नहीं थी। तो इसी को लेकर के ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आप जान लीजिए। तो राजकुमार शुक्ला जो थे इन्होंने और संत राउत, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी को चंपारण बुलाने में। शुरू में तो नहीं माने थे, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद गांधी जी मान गए थे और चंपारण आकर के उन्होंने सत्याग्रह किया था। देखिए गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे और इसी आंदोलन के दौरान ही संत राउत ने पहली बार गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। अब देखिए गांधी जी को बापू पुकारने के बाद की जो प्रक्रिया थी, इसी के बाद यानी जो ये संत राउत थे, ये बिहार के आंदोलन यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो था उसके तहत इन्होंने गांधी जी को बापू बुलाया था और उसी के बाद से बापू कहा जाने लगा था। दोस्तों बहुत जगह पर क्या होता है कि इस मामले में बापू कहने की जो बात है वो जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। अगर जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा तो आपको संत राउत का नाम नहीं आएगा, और अगर संत राउत का नाम आता है तो जवाहरलाल नेहरू का नहीं आएगा, इसलिए आप दोनों याद रखें। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी को अगले पॉइंट में मैंने रखा है कि महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह में मुकदमा मोतिहारी में चला था, इस बात का भी जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी?
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यह एक भारत का राजनीतिक दल था और यह हिंदुओं के लिए कार्य करता था। अब चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि यह एक अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या है? लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, ये इसका सही जवाब है 1916। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में, देखिए बहुत इसको नोट कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ के बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हो गया था दोस्तों। 1907 में जो उदारवादी और अनुदारवादी नेताओं में जो सूरत विभाजन हुआ था वो 1916 में जाकर के लखनऊ समझौता के तहत ये मर्ज हुआ। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख नेता थे, प्रमुख निर्माता थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? बहुत ये क्वेश्चन दोस्तों रेयर है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे आपके बीच में रखा है। अब 9 का जो सही जवाब है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा है। अब देखिए, अब मैं आपको और बता दूं, जैसे चर्चिल है यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनके बारे में देखिए। अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हुआ, और खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों सीमांत गांधी। ये आप याद रखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था? क्वेश्चन है महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा आंदोलन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में खेड़ा आंदोलन किया गया था। अब खेड़ा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं, देख लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को खेड़ा गुजरात में हुआ, तो डेट आपको याद रखना है, 11 मार्च 1918 को। और किसानों के द्वारा अकाल और प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गया था और अकाल भी हो गया था, और जो अंग्रेज़ थे वो लगान मांगते थे, राजस्व मांगते थे, और इसी के भुगतान के विरोध में ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? अब गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, इसका जो सही जवाब है, ना वल्लभ भाई पटेल ने किया, न बैकुंठ शुक्ल ने किया, न राजकुमार शुक्ल ने किया। सही जवाब है अनुसुईयाबेन साराभाई। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा विशेष जान लेते हैं। यह आंदोलन जो है दोस्तों, यह आंदोलन 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन 15 मार्च 1918 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह पहला आमरण अनशन था। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी द्वारा पहला आमरण अनशन कहाँ शुरू किया गया था, किस आंदोलन में शुरू किया गया था? तो इसका जवाब देख लें, यह अहमदाबाद मिल आंदोलन, और ये 21 दिन चला था। ये मतलब आमरण अनशन जो था दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने 21 दिन तक किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 12 का सही जवाब है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो है वो 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर और ऑप्शन है, ऐसा नहीं आप समझ लें कि ऑप्शन 3 ही दिया हूँ मैं। अब देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में भी थोड़ा विशेष जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष
सर सिडनी रॉलेट की सेडिशन समिति ने रॉलेट एक्ट का कानून बनाया था। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट की सेडिशन समिति ने इसका कानून बनाया था। यह एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत और जेल में बंद कर सकता है। इसके बारे में कहा जाता है, न दलील न वकील न अपील, न वकील न दलील, ये इसके बारे में बातें कही गई हैं। समझ गए? इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रॉलेट एक्ट, इसे अंग्रेज़ों ने इस रूप में लाया था जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर एच जो यहाँ हो गया है। ये जो है आतंकवादी अपराध अधिनियम के रूप में इसे लाया गया था, लेकिन दोस्तों इसका भारी विरोध हुआ था और इसी का जो परिणाम है वो बहुत बुरा हुआ था भारतीयों के साथ। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस नए कमीशन का गठन किया गया था? तो दोस्तों यही रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर थे इसके प्रणेता जिन्होंने ये कांड करवाया था। इन्होंने गोली चलवाई थी, बंदूक चलवाई थी। अब देखिए बंदूक से गोली चलवाई थी। तो देखिए ये जो बातें हैं दोस्तों, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमीशन का गठन किया गया था वो क्या था? ये देखिए, ये था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन एक शिक्षा पर भी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, और हंटर कमीशन एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी बना। तो देखिए हंटर कमीशन इसका सही जवाब होगा। अब इस जलियांवाला बाग कांड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, इसका डेट जो है वो ध्यान रखेंगे आप, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के स्वर्ण मंदिर के समीप हुआ था। ये भी आता है किस मंदिर के समीप हुआ था, तो आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जनरल डायर ने इस घटना को अंजाम दिया था। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। इसका जवाब 1919 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ये दोस्तों 8 सदस्यों की कमेटी थी, 8 सदस्यों की कमेटी थी। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में दो जो मशहूर नेता थे पंजाब के, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग जो जगह था वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। और चूँकि कर्फ्यू का लगा दिया गया था चारों तरफ, जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आए और उन्होंने 30 सैनिक थे दोस्तों, 30 सैनिकों के साथ वो आए थे और 30 जो थे बंदूक से लैस थे। वो आए और कहे कि यहाँ से चले जाओ। लोग मानने वाले नहीं थे, उन्होंने गोली चलवा दी। अब देखिए गोली से तो कम मरे, एक दूसरे से मतलब धक्का मुक्की हुआ, उसमें भी कुछ लोग मरे। कुछ कुआं है दोस्तों, उस कुआं में भी गिर करके कुछ एक के ऊपर एक कूद गए, उससे भी उनकी कुछ की जान गई। कुछ दीवार पर लटके जिन्हें गोलियां लगी। तो इस घटना में दोस्तों 379 लोगों की हत्या की गई थी और इसमें बहुत से लोगों जो थे वो मतलब एक दूसरे जान बचाने के चक्कर में उनकी मौत हुई थी। अब देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 14 बताने जा रहा हूँ। तो 14 का जो सही जवाब है वो है 1919। अब देखिए खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। अली बंधु जो थे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आता है, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन दोस्तों 5 साल चला, 1919 से 1924। कहीं आपको 21 भी मिलेगा, कहीं 22 भी मिलेगा, लेकिन ये तथ्यगत है 1924 तक चला था। दोस्तों नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये बहुत बड़ा काम भी हुआ। जो हिंदू मुस्लिम में एक दूरी बढ़ गई थी, उस दूरी को कम करने का काम किया ये खिलाफत आंदोलन ने।
और महात्मा गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। तो 15 का सही जवाब देखिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। कब पारित हुआ इसके बारे में भी जान लीजिए। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो अधिवेशन था दोस्तों इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन पर मैंने बिहार से संबंधित बहुत से प्रश्नों को आपके बीच में रखना चाहा है क्योंकि असहयोग आंदोलन से बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन होगा। अब देखिए इस आश्रम के लिए खैरू मियाँ, देखिए नोट कर लीजिएगा, खैरू मियाँ ने ज़मीन दान में दी थी। दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, यह एक महत्वपूर्ण सवाल आता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। दोस्तों बिहार विद्यापीठ के पहले जो कुलाधिपति थे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। बिहार विद्यापीठ के जो पहले कुलाधिपति थे मजरूल हक थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुई 6 फरवरी 1921 को हुई। मजरूल हक ने दोस्तों 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट कर लेना है। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था ना वो कौन था, वो मुजफ्फरपुर था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी, कब हुई थी, यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है 22 से 23 दिसंबर 1921, ये आप नोट कर लेंगे। सर्च लाइट अखबार निकला था, ये किसने निकालना प्रारंभ किया था, तो इसका जो सही जवाब है देखिए राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, विद्यानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजरूल हक, चितरंजन दास। तो इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से यहाँ पर लिख लेंगे एक से अधिक। लेकिन दोस्तों इसका सही जो जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, पटना होगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्थापना तो पटना में हुआ था पर मुख्यालय जो है वो भागलपुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया। अब असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों 1922 है, इसलिए इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा जब इस तरह का जब ये क्वेश्चन है तो, क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए इसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं बिहार सहित। देखिए असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा की घटना से आहत होकर की गई थी। चौरी चौरा एक ऐसी घटना थी जो गांधी जी को आहत कर दिया था, इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए चौरी चौरा की घटना जो है वो ऑप्शन नंबर बी है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 5 फरवरी भी मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 4 फरवरी को लोग जमा हुए थे, भूख हड़ताल के थे। घटना 5 फरवरी को हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 4 फरवरी ही ऑप्शन में रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर चौरी चौरा स्थल आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है और इसके बारे में जानते हैं। देखिए अंग्रेज़ों के जुल्म से आक्रोशित लोगों ने स्थानीय थाने को फूंक दिया था, जला दिया था। अंग्रेज़ लोग जब मतलब
हवा में फायरिंग करने लगे थे, उससे एक दो को की जान तक चली गई थी, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद जो आक्रोशित लोग हुए वो थाने में पहुँचे और थाना में दोस्तों 23 पुलिसकर्मी उस समय मौजूद थे और 23 पुलिसकर्मी जो थे वो 2300 की को जला करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन 3 आम नागरिक भी इसमें जल गए थे, मर गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। देखिए स्वराज पार्टी का गठन के बहुत से कारण हैं। देखिए जो गया में अधिवेशन हुआ था और गया में अधिवेशन हुआ, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1923। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। किसके? ये स्वराज पार्टी के। कांग्रेस में टूट हो गया था और इस अधिवेशन में ही टूट हुआ और जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। दोस्तों विधान परिषद में प्रवेश न लेने के प्रस्ताव पारित हो गया था और इसका विरोध कर रहे थे चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ने जब ये पारित हो गया तो क्षुब्ध हो गए और क्षुब्ध होकर के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने की मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। दोस्तों ये बहुत सा कारण था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, चित्तरंजन दास असंतुष्ट थे इस बात से भी, ये बहुत से और ये भी एक कारण था। अब देखिए इनमें से किन्हें या किसे काकोरी कांड में फांसी की सज़ा हुई। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, इनको हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी हुई थी। रोशन सिंह को भी हुई थी और अशफाकुल्ला खां को भी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ई सही है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए काकोरी कांड जो थी वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। आप इसको नोट कर लें। दोस्तों यह घटना एक ट्रेन डकैती थी जिसका मुकदमा 10 महीने तक चला था। ध्यान इस आपको रखना है, ये 10 महीने तक चला था। ये 24 का जवाब हुआ। अब 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए कब हुई, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, 1924 में हुआ। और इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से कानपुर में हुआ था, जिसमें यूपी के और बंगाल के जो क्रांतिकारी थे, यूपी और बंगाल के जो क्रांतिकारी थे ये इसमें भाग लिए थे। दोस्तों इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। कौन थे? सचिंद्र सान्याल। योगेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो यह था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास नंबर 4। इसके बाद दोस्तों 1925 के बाद की जो घटी घटनाएं हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जिक्र करेंगे, इसके बारे में जानेंगे जब मैं इसका फिर से एक सेट लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।